बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते नए। पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा एफपीओज को किस तरह से सहायता दी जाना है, इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। और इस गाइडलाइन में जो व्यवस्था की गई है कि किन एफपीओज को इसमें मदद मिलेगी, उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। योजना का उद्देश्य ये है कि जो खेती का काम कर रहे हैं और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के 10,000 एफपीओ बनाए जाकर उनको मदद पहुंचाना है। इसमें जो किसानों के एफपीओ होंगे वो दो तरह के लोग उसमें सम्मिलित होंगे। एक जो कंपनी अधिनियम में जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, और दूसरे जो कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं। तो कंपनी अधिनियम के भाग 9A के तहत जो संगठन रजिस्टर होंगे और राज्य सहकारिता अधिनियम के तहत जो सोसाइटियां रजिस्टर होंगी वो इसके तहत पात्रता रखेंगे। एफपीओ द्वारा किस प्रकार की गतिविधियां की जाएं, इसको भी बहुत स्पष्ट तरीके से गाइडलाइन में बताया गया है। तो सबसे पहले जो एफपीओज हैं वो अपने सदस्यों को उर्वरक, कीटनाशक और इसी तरह के अन्य इनपुट प्रदान करें। तो सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, बायो, माइक्रो न्यूट्रेंट, आपके हॉर्टिकल्चर के बीज, चरी वगैरह के बीज और पशु, ये सब चीज़ें इसमें सम्मिलित होंगी। मशीन उपकरण उसमें सम्मिलित हैं। उसको कस्टम हायर के तौर पे भी एफपीओ संचालित कर सकते हैं। भारत सरकार की एक और योजना है जिसमें कस्टम हायर के तहत मशीनें मिलती हैं और इन मशीनों को किराए पे अपने सदस्यों को देकर काम कराना होता है। फिर जैसे कि आप जान रहे हैं, भारत सरकार ने पूरे देश को एक बाजार मान के किसान को कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान की है। तो अगर किसानों को अपना उत्पाद कहीं बेचना है तो उनको उसकी सफाई करना, उसकी ग्रेडिंग करना, पैकिंग करना और उसको भेजना, ये सब सुविधाएं भी उसमें सम्मिलित हैं। इसमें मधुमक्खी पालन और मशरूम की खेती को भी सम्मिलित किया गया है। तो इसमें इसी तरह की और भी योजनाएं जो किसानों को आय दें वो भी इसमें कवर होंगी। किसानों को जो छोटे छोटे किसान हैं उनकी उपज को एकत्रित करना और उनको गोडाउन में या कोल्ड स्टोरेज में रखना, और जब बाज़ार में अच्छा मूल्य मिलता है तब उसको बेचने की व्यवस्था करना, ये भी एफपीओ के काम में रखा गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि दोनों एंड पे, इनपुट साइड में और उत्पाद के बेचने में, दोनों में एफपीओज को भारत सरकार मदद करेगी। इस तरह के काम एफपीओज को करना होंगे। अब ये एफपीओ जो हैं वो फसल क्लस्टर के आधार पर गठित होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी स्वाभाविक रूप से हर क्षेत्र में फसलों के क्लस्टर बन गए हैं। कहीं आलू की पैदावार है तो कहीं टमाटर, कहीं प्याज, कहीं लहसुन या सोयाबीन, गेहूं, धान, मक्का, इस तरह के क्लस्टर बने हुए हैं। तो एक एफपीओ एक क्लस्टर क्षेत्र पर काम करेगा ताकि वो उस क्लस्टर की जो प्रमुख फसलें हैं उनमें काम करें और उनकी गुण मूल्य वृद्धि का काम करें। तो इस तरह से क्लस्टर के आधार पर एफपीओज का गठन होगा। इसमें एक बेसलाइन सर्वे करने का प्रावधान है एफपीओ गठन के पहले। तो बेसलाइन सर्वे के लिए
एक संस्था चयनित की जाएगी जो क्लस्टर पर होगी, और उस संस्था को कहते हैं CBBO। CBBO जो होगा वो क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन का चयन क्रियान्वयन एजेंसी को करना है, और क्रियान्वयन एजेंसी है नाबार्ड, SFAC और NCDC। तो ये तीनों संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में इसका क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन को चयन करेंगे, और क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन जो है वो बेसलाइन का सर्वे करेंगे। तो बेसलाइन सर्वे में वो देखेंगे कि वर्तमान में सामाजिक सांस्कृतिक समानता क्या है, मौजूदा अंतर क्या है, और संभावित गतिविधियां कृषि और बागवानी की उपज में क्या गुण मूल्य वृद्धि हो सकती है, किस तरह की अधोसंरचना निर्माण की आवश्यकता है, और फसल कटाई के बाद किस तरह के प्रबंधन की ज़रूरत रहती है, और इसमें खासतौर से लघु और सीमांत किसानों को और भूमिहीन किसानों की मौजूदा स्थिति क्या है, और उनके न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र की पहचान करना कि एक FPO कितने एरिया में काम करेगा। ये जो काम है बेसलाइन सर्वे का, ये क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन करेंगे। तो जो लोग इस तरह के प्रोफेशनल काम करते हैं वो क्रियान्वयन एजेंसी को इसमें आवेदन करेंगे, और उनका चयन हो सकता है तो उन्हें ये प्रोजेक्ट काम करने के लिए मिल सकते हैं। एक FPO में मिनिमम 300 सदस्य होने चाहिए, और पर 500 सदस्य तक इसको ले जाना है ताकि ये काम कर सकें। तो इसमें पहले से अगर स्व-सहायता समूह गठित हैं तो 15 से 20 स्व-सहायता समूहों को जोड़ा जा सकता है। यदि किसान क्लब हैं तो किसान क्लब को जोड़ा जा सकता है। यदि पहले से ही FPO कोई गठित है उनको भी इस योजना का लाभ मिल सकता है, यदि उन्हें और कभी भी किसी सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिला है। तो इस तरह से इनको इसमें सम्मिलित करना है। और क्लस्टर में अगर हम 20 से 25 गांव के बीच में काम शुरू करते हैं, जो गांव लगे लगे हुए होना चाहिए, ऐसे पूरे क्षेत्र में बिखरे गांव नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे FPO की स्थापना की जा सकती है। फिर ये भी इस बार देखा गया है कि एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा पर भारत सरकार काम करना चाहती है, ताकि उस जिले के उस उत्पाद को बेचने में मदद मिल सके और उससे किसानों को अधिकतम लाभ दिलाया जा सके। तो FPO गठन के समय ये भी देखा जाएगा कि प्रमुख फसल कौन सी है जिसमें गुण मूल्य वृद्धि की जा सकती है और जिसकी अच्छे से मार्केटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। तो उस उपज का प्रसंस्करण करना, उसकी ब्रांडिंग करना और उसको मार्केटिंग करना, ये भी काम किया जाएगा और इसके लिए भी भारत सरकार मदद करेगी। तो क्लस्टर आधारित और उत्पाद आधारित दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक होगा। और इसमें जो FPOs को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया जाएगा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा और कौशल विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से उनका स्किल अपग्रेडेशन का काम भी किया जाएगा। तो इस तरह से इस स्कीम में काम करने की व्यवस्था है। अब इस स्कीम को संचालित कौन करेगा? तो इसके संचालन का जवाबदेही राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी को दिया गया है और ये राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी NPMA का गठन SFAC द्वारा किया जाना है और SFAC के अंतर्गत ये राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी काम करेगी। इस की पहचान के मापदंड जारी किए गए हैं और ये NPMA के कर्तव्य और दायित्व स्पष्ट रूप से
गाइडलाइन में दिए गए हैं कि उन्हें क्लस्टरों का गठन करने के लिए कार्यक्रम का ढांचा तैयार करना है, क्लस्टरों की पहचान करना है, CBBO के चयन के लिए पारदर्शी गाइडलाइन तैयार करना है, प्रभावी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए और पैसे के भुगतान के लिए गाइडलाइन तैयार करना है, और विभिन्न मंत्रालयों से और वित्तीय संस्थाओं से प्रशिक्षण, अनुसंधान और विकास जैसी संस्थाओं का सहयोग लेने के लिए उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना है। कार्यक्रम और नीति संबंधी निर्देशों को तैयार करने में ये भारत सरकार की सहायता करेगी। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर नीति अभिमुखीकरण और संबंधित सिफारिशें तैयार की जाएंगी। तो ये सब काम NPMA को करना है और उसके तहत ही ये 10,000 FPO बनाने की योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। फिर है क्रियान्वयन एजेंसी। तो FPO को समान और प्रभावी तरीके से बनाने और बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में 10,000 FPO बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए क्रियान्वयन एजेंसी है, तो इसमें SFAC एक क्रियान्वयन एजेंसी है। तो जो कंपनी अधिनियम के भाग 9A के तहत जो कंपनियां, प्रोड्यूसर कंपनियां गठित होंगी, उनका गठन FSAC की क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाएगा। जो सहकारी समितियां हैं या सहकारी समिति के तौर पर पंजीकृत की जाएंगी, उनका NCDC उसका क्रियान्वयन करेगी, और नाबार्ड कोऑपरेटिव संस्थाएं और कंपनियां, प्रोड्यूसर कंपनियां दोनों का गठन कर सकती हैं। तो इस तरह ये 3 क्रियान्वयन एजेंसियां भारत सरकार द्वारा चिन्हित की गई हैं। क्रियान्वयन एजेंसी के क्या काम होंगे, इसको बहुत स्पष्ट तरीके से मार्गदर्शिका में दिया गया है। फिर क्लस्टर आधारित जो व्यापार संगठन है CBBO का चयन किया जाएगा, और इन CBBO के माध्यम से क्लस्टर आधारित FPOs का विकास किया जाएगा, या जिन पुराने गठित FPO या कोऑपरेटिव को इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा उनको CBBO पूरा हैंड होल्ड सपोर्ट देगा और काम करेगा। CBBO की पहचान हेतु भी मापदंड रखे गए हैं कि कौन लोग CBBO का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि इसमें ऐसी संस्थाएं होंगी जो पहले से इस सेक्टर में काम कर रही हैं और जिनको इस काम करने का व्यवहारिक अनुभव है। फिर CBBO की क्या जिम्मेदारियां होंगी, तो FPO को जो एक तो उनको क्लस्टर की पहचान करना है, फिर वहाँ बेसलाइन सर्वे उनको करना है, FPO को पंजीकृत कराने की कार्रवाई करना है, सदस्यों का चयन करना है, सदस्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है, दीर्घकालीन और मध्यकालीन बिजनेस प्लान तैयार करना है कि FPO किस तरह से काम करेंगे, उनके इंक्यूबेशन हैंड होल्डिंग की सपोर्ट सेवाएं देंगे, दीर्घकालीन के लिए एक बिजनेस प्लान तैयार करेंगे कि कौन सी फसलें होंगी, उनको किस तरह से बेचा जाएगा, उनके आदान कैसे आएंगे, बाजार व्यवस्था कैसे होगी, प्रशिक्षण कैसे होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित किया जाएगा, क्या क्या चीज़ों की कमी है, ये पूरा जो है वो CBBO के माध्यम से होगा। CBBO को इस काम के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, और इस पारिश्रमिक का जो भुगतान है वो कार्य आधारित होगा। मतलब उनको जो टास्क दिए जाएंगे, जैसे जैसे वो टास्क पूरे करते जाएंगे, वैसे वैसे उनको ये उनके जो पैसा है उसका भुगतान क्रियान्वयन और मूल्यांकन के पश्चात किया जाएगा। फिर इसके लिए जो बजटीय प्रावधान है, तो इसमें
अभी 2019-20 से 2023-24 तक चूँकि 10,000 एफपीओज़ का गठन करना है, तो इसके लिए 4,496 करोड़ की बजटीय सहायता की व्यवस्था की गई है। और इस बजट को फिर वर्षवार भी बांटा गया है। और इसके लिए 24-25 से लेके 27-28 2024-25 से 2027-28 तक 2,369 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। और इसी तरह 27-28 के लिए 6,866 करोड़ रुपए की बजटीय प्रावधान की व्यवस्था की गई है। और ये जो बजट है वो भारत सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा। क्रियान्वयन एजेंसी को भुगतान करने के लिए बजट दिया जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 क्रियान्वयन एजेंसी हैं, SFAC, NCDC और नाबार्ड। तो इनको ये बजट मिलेगा और ये CBBO के थ्रू इस बजट का क्रियान्वयन करेंगे और भुगतान करेंगे। तो एफपीओ को गठन करने के लिए उनको चलाने के लिए CBBO को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए के भुगतान की व्यवस्था की गई है। ये CBBO को हैंड होल्डिंग सपोर्ट करने, इंक्यूबेशन और उनके बिजनेस प्लान को क्रियान्वित करने के लिए ये 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इसमें एफपीओ के गठन की लागत है, जो अलग से एफपीओज़ को जो सहायता दी जाएगी। तो एफपीओ के गठन में और उनके संचालन के लिए उन्हें अधिकतम 18 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाएगा। उसको जो वित्तीय सहायता मिलेगी तो प्रति एफपीओ 18 लाख रुपए उनके संचालन के लिए उनको दिए जाएंगे। इसमें जो सीओ है उनको 25,000 रुपये की तनख्वाह पर रखा जा सकता है। अकाउंटेंट है उनको अधिकतम 10,000 रुपये प्रति माह की तनख्वाह पर रखा जा सकता है। एफपीओ के पंजीयन करने के लिए 40,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे, जिसमें पंजीकरण की पूरी फीस वगैरह और जो कानूनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा। एफपीओ के कार्यालय के लिए अधिकतम 48,000 रुपये दिए जाएंगे प्रति वर्ष, जिसमें किराया वो दे सकते हैं। बिजली, टेलीफोन वगैरह खर्चे के लिए उनको अलग से 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और यात्रा, बैठक वगैरह करने के लिए 18,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। स्टेशनरी वगैरह के लिए एफपीओ को 12,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और इन सीमाओं में ही उन्हें अपना खर्च करना होगा। यदि इससे अधिक खर्च होता है तो एफपीओ को फिर अपने संसाधनों से उस खर्च की प्रतिपूर्ति करना होगी। सीओ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और किस तरह का सीओ होगा, उनकी न्यूनतम शिक्षा क्या होगी, उनका अनुभव क्या होगा, ये जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो मापदंड के आधार पर सीओज़ की नियुक्ति करने में मदद करेगी। और एफपीओ का संचालन जो है और कार्यालय प्रबंधन वो सीओ के अधीन होगा। इसके अलावा जो कंपनियों को उनके वर्किंग कैपिटल के लिए इक्विटी ग्रांट का प्रावधान किया गया है। और ये इक्विटी ग्रांट जो होगी, जैसे एफपीओ अपने सदस्यों को बनाएंगे और उन सदस्यों से उनको सदस्यता शुल्क लेना है
और उनको वो शेयर अलॉट करेंगे। तो इसके आधार पर प्रति सदस्य 2,000 रुपये की इक्विटी ग्रांट उनको मिलेगी और अधिकतम 15 लाख रुपए उनको इक्विटी ग्रांट के तौर पे मिल सकते हैं। तो 2,000 रुपये यदि वो अपने सदस्यों से लेते हैं और 2,000 रुपये उनको इक्विटी ग्रांट के तौर पे मिलेगा, तो ऐसे जो अधिकतम 500 सदस्य उन्हें बनाना है उनसे वो अपनी इक्विटी ग्रांट बढ़ा सकते हैं। और इससे क्या है कि जो एफपीओ है उसकी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी और बैंक में उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ जाएगी, तो बैंक से उनको आगे लोन मिलने में आसानी होगी। पर इसके लिए जो गाइडलाइन में व्यवस्था की गई है कि इसमें 50% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स होने चाहिए और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाना है उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक महिला सदस्य होने चाहिए। तो इस तरह से इसकी व्यवस्था होगी और ये जो इक्विटी ग्रांट है वो उनको समय समय पर उनके ग्रोथ के आधार पर देने की व्यवस्था की गई है। तो जैसे जैसे सदस्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इक्विटी ग्रांट उनको मिलती जाएगी। किसी भी एक सदस्य को 10% से अधिक इक्विटी नहीं दी जाएगी। ऐसा ना हो कि कोई 2-3 लोग मिलके बड़े लोग पूरा एफपीओ पे कब्जा कर लें और उनको ही पूरी उसकी शेयर होल्डिंग दे दी जाए। तो उसमें ये लिमिटेशन है कि 10% ही एक आदमी को अधिकतम इक्विटी दी जा सकती है। इसके अलावा इक्विटी ग्रांट जारी करने की पूरी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है और जो प्रोड्यूसर कंपनी है उनको अपना प्रस्ताव प्रक्रिया के अनुसार तैयार करके सबमिट करना होगा। तो किस तरह का अनुबंध होगा उसका फॉर्म क्रियान्वयन गाइडलाइन में दिया गया है। किस तरह का आवेदन उन्हें देना होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना होंगे, ये क्रियान्वयन गाइडलाइन में दिया गया है। तो इस व्यवस्था के तहत इक्विटी ग्रांट देने की व्यवस्था है और क्रियान्वयन एजेंसी इक्विटी ग्रांट के आवेदन पर निर्णय लेंगे और उनकी मंजूरी करके पैसा एफपीओ के खाते में सीधा भेजा जाएगा। उसका बाद में अनुपालन कैसे किया गया है और क्रियान्वयन एजेंसी सत्यापन करेगी और उनके काम पर ध्यान रखेगी कि वो इक्विटी ग्रांट का सही उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रोड्यूसर कंपनियां को ऋण गारंटी सुविधा दी गई है। ऋण गारंटी सुविधा में प्रोड्यूसर कंपनियां किसी भी बैंक से या एनबीएफसी से, बैंकों में सभी राष्ट्रीय पंजीकृत बैंक हैं, आपके कोऑपरेटिव बैंक हैं, ग्रामीण विकास बैंक हैं और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, उनसे वो ऋण ले सकती हैं। और इसमें जो है वो नाबार्ड जो है वो उनको ऋण गारंटी सुविधा प्रदान करेगी। इससे एफपीओ को ऋण गारंटी सुविधा का लाभ लेने से आसानी से बैंक द्वारा कर्जा मिल जाएगा। इसके लिए एक कोष बनाया जाएगा, सीजीएफ कोष होगा जिसमें 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। इसमें सीजीएफ में 1500 करोड़ रुपए पैसे नाबार्ड द्वारा 1000 करोड़ रुपए सृजित किए जाएंगे तथा 5000 रुपए का प्रबंधन एनसीडीसी द्वारा किया जाएगा। तो एनसीडीसी और नाबार्ड मिलके ये ऋण गारंटी सुविधा का क्रियान्वयन करेंगे। इसके क्रियान्वयन के मापदंड तैयार किए गए हैं कि किस तरह से ये ऋण गारंटी कवर होगा और किस तरह ये एफपीओस को उपलब्ध कराया जाएगा।
इसमें एफपीओ को जो उधारी पर रुपया मिलेगा उसमें कितना रुपए मिल सकता है वो उनके बिजनेस प्लान के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो उधार देने वाली संस्थाएं हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि सहकारी बैंक हैं, रीजनल बैंक हैं, आरआरबीज, एनबीएफसी हैं और राष्ट्रीय पंजीकृत बैंक हैं, वो ये तैयार करेंगे। और स्टार्टअप के गारंटी की जो अधिकतम अवधि है इससे उस दौरान उपयोग किया जाएगा और 5 वर्ष के लिए ही ये सुविधा उपलब्ध होगी। 5 वर्ष की अवधि में उनको ये पूंजी ऋण लेके अपने काम को करना होगा। और एफपीओ कौन इसके लाभ ले सकते हैं, उनको क्या क्या कागज़ कर लेना होंगे तैयार, अभी तक कितना बिजनेस तैयार किया जा चुका होगा, वो सब व्यवस्थाएं उसमें दी गई हैं और उसके मापदंड गाइडलाइन में दिए गए हैं। तो इस गाइडलाइन के हिसाब से जो है प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपए तक उनको ऋण मिल सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा इस बार एफपीओ को काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने के लिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस वित्तीय व्यवस्था का लाभ जो एफपीओ उठाना चाहते हैं उनको ये गाइडलाइन को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। और इसके लिए फिर जो जिला स्तरीय निगरानी समिति बनाई गई है वो जिला स्तरीय निगरानी समिति, क्रियान्वयन समिति में उनको आवेदन करना होगा। और इसके लिए एक राज्य स्तरीय समिति बनाई गई है जो कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित है। तो इन समितियों में ये प्रस्ताव जाएंगे और जो क्रियान्वयन एजेंसी है वो सीबीबीओ को नियुक्त करेगी और वो हैंड होल्ड सपोर्ट इनको प्रदान करेगी किसानों की संस्थाओं को। तो ये एक बहुत सुनहरा अवसर है जिसमें एफपीओज अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं और इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें उन एफपीओज को भी कवर किया गया है जो पूर्व से गठित किए गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में 1000 एफपीओ का गठन किया जाना है। तो मोटे तौर पे एक ब्लॉक में, एक विकासखंड में 2 एफपीओ का गठन होना है। इसमें जो पारदर्शी प्रक्रिया और बहुत डिटेल गाइडलाइन है कि किस तरह की क्रियान्वयन व्यवस्था होगी, एफपीओ किस तरह संचालित होंगे, कौन से क्लस्टर में वो काम करेंगे, कौन सी फसलों पे वो काम करेंगे, उसमें इनपुट की व्यवस्था कैसे की जाएगी सप्लाई की, और मार्केटिंग उसकी कैसे की जाएगी, गुण मूल्य वृद्धि कैसे होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया बनाने का उद्देश्य ये है कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना। तो ये आमदनी दुगनी तभी हो सकती है और इसका निर्धारण बेसलाइन सर्वे से होगा कि बेसलाइन सर्वे में सदस्यों की आय क्या है और ये एफपीओ के सदस्य बनने के बाद उनकी आय में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है किसान भाइयों के लिए कि वो अपने एफपीओ गठन करें, या यदि वो पूर्व से एफपीओ चला रहे हैं या कोऑपरेटिव चला रहे हैं तो इस स्कीम का लाभ वो लें। ई फसल यहाँ पर एफपीओज को इनपुट सप्लाई और उनके उत्पाद को बेचने में मदद करती है और हम लोग अभी पहले से ही एफपीओज को इनपुट सप्लाई करते हैं और उनके प्रोड्यूस को बेचने में मदद करते हैं ताकि वो तो इसमें जो ई फसल का बिजनेस प्लान है वो इस तरह से है कि फैक्ट्री से सीधे इनपुट एफपीओज को प्राप्त हों और बीच की जो सप्लाई चेन है उसको छोटा किया जा सके। इसी तरह जो एफपीओ के उत्पाद हैं
उनको डायरेक्ट प्रोसेसर, होलसेलर या एक्सपोर्टर को दिए जाएं, और इसके लिए जहां आवश्यक है बाज़ार आधारित अनुबंध किए जाएं, ताकि पहले से ही बायबैक की सुविधा अगर किसानों को मिलती है तो उस सुविधा का लाभ भी उन्हें दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे जो प्रसंस्करण करता हैं और एक्सपोर्टर हैं जो ई फसल के साथ काम करने के लिए इच्छुक हैं, और उनके साथ हम इस तरह के अनुबंध कर रहे हैं। प्रसंस्करणकर्ताओं से भी हमने अनुबंध करना शुरू किया है, और किसानों का जो उत्पाद है वो सीधे हम उनको सप्लाई भी कर रहे हैं। तो इस व्यवस्था का व्यापक पैमाने पर यदि लाभ उठाना है तो ई फसल का सहयोग भी एफपीओज ले सकते हैं, और वो उनके साथ पार्टनरशिप में या क्रियान्वयन एजेंसी को मदद करने के तौर पे काम कर सकती है। और अभी ई फसल का जो काम है वो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में वो निश्चित ही एफपीओज को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।